हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 44th। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी। पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या हुआ यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क रिएक्शन स्टोमा में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका फंक्शन होगा एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। गोल्गी अपरेटस कैमिलो गोल्गी ने खोजा था 1898 में, और इसका फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन है। लिपिड्स का भी मॉडिफिकेशन करता है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए टर्म यूज़ करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और इसके लिए ग्लाइकोसिडेशन। इसके अलावा ये मेनली पैकेजिंग में इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट भी करेगा, इंट्रासेलुलर भी, और सेल के बाहर भी सिक्रीट करता है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, एक्रोसोम फॉर्मेशन में। तो ये सारे फंक्शंस। तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग होगी। ए इज़ 4th, तो एक ही में दिया हुआ है। आंसर हो गया आपका 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? टर्मिनलाइज कायजमेटा। कायजमेटा क्या है? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसको कायजमेटा बोलेंगे। अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाए तो टर्मिनलाइज कायजमेटा, लेकिन ये पैकेटीन में नहीं, ये डाइकाइनेसिस में होगा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, ये जाइगोटीन में नहीं, क्रॉसिंग ओवर का होता है पैकेटीन स्टेज में। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग जो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ये होती है जाइगोटीन में। तो डाइकाइनेसिस गलत दिया हुआ है। अपीयरेंस ऑफ कायजमेटा, ये डिप्लोटीन में। जब यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसका डिसोल्यूशन होता है, ये डिसॉल्व होगा, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने शुरू होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन ओडिल पे बने रहते हैं, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये अपीयरेंस ऑफ कायजमेटा डिप्लोटीन, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। 92 इज 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट बताना है आपको। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो कार्डियक मसल टिश्यू सही है, ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड होता है ये, और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, और ये स्ट्राइएशंस भी शो करता है। इनवॉलंटरी है। तो ये सही है। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड हार्ट, तो ये ब्रेन में नहीं। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक एंड हार्ट, स्टमक में नहीं। कार्डियक मसल इज वॉलंटरी, तो ये वॉलंटरी नहीं, ये इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। तो आंसर हो गया यहाँ पर 1st। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक क्या है? परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। टाइप ऑफ सिमेट्री है, सही है। एक्टिनोमॉर्फिक, इसको प्लस साइन से, और ये भी टाइप ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट ये प्लेसेंटेशन नहीं है, ये वेनेसन है। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स लीव लैमिना में। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, दो तरीके का वेनेशन है। रेटिकुलेट है डाइकॉट में, और पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है हमारा मोनोकॉट लीफ में। तो ये गलत दिया हुआ। वॉल्वेट, वॉल्वेट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये भी गलत है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, उसी वर्ल के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है।
तो वॉल्वेट, और वॉल्वेट में यहाँ पे मार्जिन्स जो हैं ये ओवरलैप नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, सिर्फ दो सही हैं, ए और बी। आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95th, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गुलमोहर। तो गुलमोहर ये लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी में भी फेबेसी का मेंबर है ये। और जाइगोमॉर्फिक, तो ये सही है, जाइगोमॉर्फिक है ये फैमिली। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये भी ठीक है। सुपीरियर ओवरी होगी, ये भी ठीक है। कंपोजिटी फैमिली ये गलत दिया हुआ है। और मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है, सुपीरियर है। तो आंसर होगा ए बी डी एंड ई, ए बी सी एंड ई। डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। 95 is second. Now we move to other question. Question number 96. Select the correct match for cockroach. Testis 4 to 6 abdominal segments में correct है ये। Ovary 2 to 6 second to 6 abdominal segments में ये भी ठीक है। ये ovarioles का बना होता है। Each ovary is made up of 8 ovarioles. और anal cerci 10th segment में है। मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है, 9th स्टर्नाइट से निकलता है वो। स्पर्मेथिका ये 6 सेगमेंट में, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्ट दिए हुए हैं। आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, द ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसाइजिंग रीजन आर प्रेजेंट अपॉन विच स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। तो ग्राइंडिंग रीजन और इंसाइजिंग रीजन, ये इंसाइजिंग हो गया, ये ग्राइंडिंग रीजन, और ये किस में प्रेजेंट हैं, ये मैंडिबल में प्रेजेंट होते हैं। लैब्रम ये अपर लिप है। एंटेना ये सेंसरी स्ट्रक्चर। कंपाउंड आई ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर। ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 ओमेटिडिया। तो यहाँ पर ये आंसर होगा मैंडिबल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन टाइप ऑफ क्रॉस। कैपिटल आर, स्मॉल आर, पिंक फ्लावर, कैपिटल आर, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर। तो यहाँ पे क्रॉस है ये, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल आर। दूसरे वाले के जो गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल आर और स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो ये बनाएगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर देखें तो कैपिटल टी, स्मॉल आर, और ये कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो यहाँ पर पूछा गया था परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट्स आर 100। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल। तो 100% टॉल है, सही है। परसेंटेज ऑफ पिंक फ्लावर आर 50। पिंक कब होगा, जब कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो। तो ये वाला हो गया, ये भी पिंक है और ये दोनों ये वाइट। तो ये भी सही है। 4 में से 2 अगर है पिंक तो कितना 50% हो गया। परसेंटेज ऑफ रेड फ्लावर 25। तो रेड फ्लावर यहाँ पर एक भी नहीं है। ये वाले पिंक हो गए, ये वाले जो होंगे ये वाइट होंगे। स्मॉल आर कैसा था, वाइट फ्लावर। तो गलत है ये। परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर आर 25। तो परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर कितना हुआ, ये 50% हुआ। ये भी गलत है। परसेंटेज ऑफ डॉव प्लांट्स आर 0। तो यहाँ पर 100% टॉल है, तो डॉव क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी सही है। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ए, बी और ई यहाँ पर करेक्ट है। 98 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो मूव पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये फंक्शन इसका सही है। कनेक्टिव टिश्यू, ये गलत है। ये क्या है, ये
कॉलमनर एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वन बोन टू अनदर, लिगामेंट के लिए हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्टेटमेंट सही है, मैचिंग सही है। फिर यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कार्टिलेज का डायग्राम है ये। और यहाँ पर ये एक्साइटेबल सेल्स सही है, ये न्यूरॉन है, न्यूरल टिश्यू, ये ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी एंड डी इज करेक्ट। ए इनकरेक्ट है और सी इनकरेक्ट है, करेक्ट पूछा गया है। 99 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स में यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, आइसोगेमस होते हैं और फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होते हैं। तो ये सही है, लेकिन गैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड गलत है। ग्रीन एल्गी है ये यूलोथ्रिक्स, और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। स्टोर्ड फूड यहाँ पर स्टार्च होगा, सही है, और ये फिलामेंटस है, ये भी ठीक है। तो ए, सी, डी एंड ई इज करेक्ट। So now question number 101, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. JGA plays an important role in regulation of GFR, glomerular filtration rate. तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। Fall in GFR can activate the JG cells. तो JGA justa glomerular apparatus में यहाँ पर JG cells होती हैं। JG cells ये afferent arterioles की cells हैं, जहाँ पर आफ्रेंट आर्टीरियोल डीसीटी के कांटेक्ट में होगा वहाँ पर ये जेजी अपरेटस होगा। तो ये आफ्रेंट आर्टीरियोल की सेल्स जेजी सेल्स, और ये रिलीज करती हैं रेनिन। रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो आता है लंग्स से। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो जिसके द्वारा ये जीएफआर जो होगा फिर से बढ़ेगा। तो फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय ब्रिंगिंग द जीएफआर टू नॉर्मल लेवल। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये सही है, डिक्रीज बोन मास होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। और कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ये फीमेल्स जो पोस्ट मीनोपॉजल होगा उसमें इंक्रीज लेवल्स नहीं, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। तो मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। फेसिकल जो होता है ये बंडल है, फेशिया होगा यहाँ पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कैल्शियम को स्टोर करता है, ये सही है। एक्शन पोटेंशियल जब पहुँचेगा तो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin proteins। तो ये भी यहाँ पर सही है, धारीदार दिखता है। M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere। तो M line यहाँ पे गलत है। जो sarcomere क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू जड लाइन्स, ये दो जड लाइन्स, इनके बीच में यहाँ पर ये मायोसिन, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये एम लाइन जो मायोसिन को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगी। तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बी और सी यहाँ पर सही है, आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104,
व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है 5 लीटर, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर मतलब ये 5000 ml हो गया, 5000 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, एक बीट में कितना निकलेगा, तो ये कितना होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब डायस्टोल ख़त्म हुआ होगा उस समय कितना ब्लड था, और जब सिस्टोल हुआ उसके बाद कितना रह गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ डायस्टोल ये 100 ml माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड पे कितना था 50 ml, तो 100 माइनस 50 हुआ और ये आएगा 100 बीट्स पर मिनट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105th में यहाँ पर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पी वेव किसके लिए, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए या बोला जाए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। टी वेव ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टीपी गैप जो होगा हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, मतलब यहाँ पर ये पी वेव हो गया, ये यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बाद ये टी वेव, इसके बाद फिर से जो नेक्स्ट पी वेव शुरू होगी, तो इसके बीच में ये जो गैप है ये कहलाएगा टीपी गैप। और टीपी गैप में हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, इसका मतलब ना ही वो डीपोलराइज हो रहे हैं ना ही वो रीपोलराइज हो रहे हैं, तो ये सही है। आंसर हुआ यहाँ पर ए इज़ थर्ड, बी इज़ सेकेंड, सी इज़ फोर्थ एंड डी इज़ फर्स्ट। Now we move to other question, question number 106. In glycolysis, the conversion of 1,3-bisphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is, तो 1,3-bisphosphoglyceric acid, ये जब 3-phosphoglyceric acid में कन्वर्ट होगा तो यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट है ये रिमूव होगा, ADP इसको एक्सेप्ट करेगा और ये ATP में कन्वर्ट हो जाता, तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस हुआ। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो 2 ATP भी यहाँ पर गेन होता है, और ये स्टेप है 7th स्टेप। तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस हुआ, ये एनर्जी यूटिलाइजिंग नहीं, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन में CO2 चाहिए, ATP चाहिए और NADPH चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में यहाँ पर ATP खर्च होती हैं 3 और NADP2H खर्च होते हैं 2। इसमें से 3 में 2 खर्च हो जाते हैं रिडक्शन वाले स्टेप में, और 1 होता है यहाँ पर रीजनरेशन वाले स्टेप में, और ये दोनों के दोनों होते हैं रिडक्शन वाले स्टेप में। तो आंसर हुआ C, D और E, सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड, फोटोकेमिकल फेज यहाँ पर क्या इंक्लूड करेगा, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, यूज ऑफ ATP, वाटर स्प्लिटिंग, कार्बोक्सिलेशन। तो फोटोकेमिकल फेज मतलब लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इंक्लूड, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ये भी लाइट रिएक्शन में होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है, बनेगा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यूज़ ऑफ ATP यहाँ पर फोटोकेमिकल फेज में यूज़ नहीं होगी, ये डार्क रिएक्शन में। वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पर होगी,
ऑक्सीजन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में होता है इसीलिए इसको फोटोलिसिस बोलते हैं। H2O, इसकी अगर स्प्लिटिंग होगी तो 2 HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। कार्बोक्सिलेशन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी डार्क रिएक्शन में, तो A, B और D सेकेंड। So question number 109, the phenomena which is influenced by oxygen and also played a major role in its discovery. तो फोटोट्रॉपिज्म, रूट इनिशिएशन, ग्रेविट्रॉपिज्म एंड अपाइकल डोमिनेंस। तो इसकी शुरुआत हुई थी फोटोट्रॉपिज्म से। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ। तो प्लांट का जो बेंडिंग हो होता है लाइट की तरफ होगा, या उसकी जो ग्रोथ होगी वो लाइट की तरफ होगी, तो ये फोटोट्रॉपिज्म, और ये रिलेटेड है ऑक्सीजन की डिस्कवरी से भी। व्हाट मैप यूनिट इज़ अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप में मैप यूनिट, 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन या 1% क्रॉसिंग ओवर। ये डिस्टेंस है, उसका यूनिट है जीन के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो यहाँ पर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, HBS HBA। अब यहाँ पर दो तरीके के गैमेट्स HBS और HBA, यहाँ पर भी HBS और HBA, इनके बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ पर HBS और HBS, यहाँ पर HBS और HBA, यहाँ पर HBA और HBS, और यहाँ पर HBA और HBA। तो ये जो होगा पूछा गया है, प्रोजेनी विल बी डिजीज़ यहाँ पर सिर्फ ये होगी, ये कैरियर स्टेट है और ये वाला जो होगा नॉर्मल होगा। तो 4 में से 1 मतलब 25% जो होंगे वो यहाँ पर डिजीज़ होंगे। तो 111 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, साल्मोनेला टाइफी से होती है। लीशमैनियासिस, ये प्रोटोजोअन है डिजीज़, लीशमैनिया की वजह से पैरासाइट है ये। रिंगवर्म, रिंगवर्म ये क्या है, ये फंगस। और फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस होती है बूशरेरिया बैंक्रॉफ्टी और बूशरेरिया मैलेई से, और बूशरेरिया मैलेई। तो आंसर हो जाएगा A इज़ 4th, B इज़ 3rd, C इज़ 1st and D इज़ 2nd। Now we move to next question. Question number 113, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बी लिम्फोसाइट्स, तो बी लिम्फोसाइट्स ये क्या, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाती हैं। इंटरफेरॉन्स, ये रिलेटेड है इनेट इम्यूनिटी से। टी लिम्फोसाइट्स ये प्रोवाइड करेंगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और कोलोस्ट्रम को मदर्स मिल्क जो इनिशियल फ्यू डेज़ में रिलीज़ होता है, इसमें प्रेजेंट होता है IgA, तो ये प्रोवाइड करेगा पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर A का हो जाएगा 3rd, और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है A 3rd। आंसर हो जाएगा 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। Some human organs like liver, kidney fail to function normally and transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। तो ये ठीक है, कई पेशेंट्स में सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन ही विकल्प बचता है।
Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any transplant and patient has to take immunosuppressant thereafter. तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये और इसका कुछ रिलेशन नहीं है, ये यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है। ये हालांकि ट्रांसप्लांटेशन को तो एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग, बट तो आंसर यहाँ पर होगा असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पर क्या है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, दीज आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी स्टेन जो है वो रिटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर प्राइमरी स्टेन रिटेन रहता है तो ये कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर प्राइमरी स्टेन इसका वॉश आउट हो जाता है तो फिर काउंटर स्टेन किया जाता है सेफ्रेनिन से, पिंक कलर का अगर होगा तो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये किस में प्रेजेंट है, ये एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, सही है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पर ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कोरल्स, कोरल्स ये मूंगा है और ये निडेरियंस होते हैं। स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सही है। पॉलिप, पॉलिप भी सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सेसाइल है, ये भी ठीक है। मेडुसा, मेडुसा अम्ब्रेला शेप होते हैं, ये भी ठीक है। नेमेटोसिस्ट हेल्प इन एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म, ये फ्लैटवर्म में नहीं है और एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं। नेमेटोसिस्ट क्या है, ये कैप्सूल होता है स्टिंगिंग सेल्स में। निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स जो यहाँ पर स्टिंगिंग सेल है उसमें जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है वो है नेमेटोसिस्ट। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, ए साइंटिस्ट फाउंड ए ऑर्गेनिज्म इन ए प्लेस, दिस ऑर्गेनिज्म रिलीजेस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस ऑर्गेनिज्म मे बी मेंबर ऑफ विच किंगडम। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। किस में हो सकते हैं, तो फंजाई तो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। प्लांटी, प्रोटेस्टा और मोनरा, प्लांटी में भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, प्रोटेस्टा के भी मेंबर्स में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है। और मोनेरा, मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप है ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। हालांकि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी एंड सी, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन एडेनिन एंड यूरेसिल। तो एडेनिन ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन है, और प्यूरिन कैसे होते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यूरेसिल, यूरेसिल ये पिरिमिडीन है और पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डबल रिंग होने की वजह से नाइट्रोजन की पोजीशन 1, 3, 7, 9 और यहाँ पर सिर्फ 1 एंड 3rd पोजीशन पर। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सही है। कार्बन के साथ साथ रिंग में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो इस वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक है, सही है। इन बोथ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर सेम, दोनों में नाइट्रोजन एटम सेम है, गलत है। इन यूरेसिल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर ग्रेटर दैन एडेनिन, यूरेसिल में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा है एडेनिन से, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर 4 होंगे, तो ये भी गलत हो गया। बोथ आर ए टाइप ऑफ बेस, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, तो ये नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, ये यहाँ पर गलत है। तो ए और डी यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, इन कैरियोकाइनेसिस
विच स्टेजेस आर इंक्लूडेड, तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये सारे इंक्लूडेड होंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, तो यहाँ पर ये होगा गिल्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के लिए। तो 120 का आंसर हो जाएगा सेकंड। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन, नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर डॉक्टर एलिस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं, और आप लोग पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं FST 44। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 121 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉलन ग्रेन रिमेन्स प्रिजर्व एज अ फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो आपको पता है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी ज्यादा है, और वायबिलिटी किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर हाईली रेजिस्टेंट केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन कौन सिक्रीट करता है, ये टैपिटम रिलीज करता है और एक्साइन लेयर बनाता है। और जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन नहीं है, एक्साइन जहां पर नहीं होता, वहीं पर जर्म पोर बनता है, वहीं से पॉलन ट्यूब अराइज होती है। कहने का मतलब ये रिमेन्स प्रिजर्व होते हैं एज अ फॉसिल, किसकी प्रेजेंस के ब्याप पर, तो एपिडर्मल लेयर के ब्याप पर नहीं, टैपिटम नहीं, जवाब एक्साइन लेयर हो सकता है और वही होगा। और एक्साइन लेयर बनी होती है हाईली रेजिस्टेंट केमिकल से, नाम है स्पोरोपोलिनिन। और इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से वो जो आपके पॉलन ग्रेन है वो प्रिजर्व हो जाते हैं एज अ फॉसिल, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन नहीं खराब होती है, चाहे हाई एल्कली हो, चाहे हाई मतलब एसिडिक मीडियम हो, एंजाइम हो, इसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 122। कह रहा है द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ ज़्वेटराइन। ज़्वेटराइन का मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ओवरऑल न्यूट्रलिटी पाया जाना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। आपने देखा होगा कि अमीनो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन ज़्वेटराइन में एग्जिस्ट करता है, और उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाने पर उसका नेचर, उस सॉल्यूशन का नेचर नहीं बदलता, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ दी ज़्वेटराइन जरूर चेंज होता है। एसिडिक मीडियम में ये ज़्वेटराइन कैटाइन में बदल जाता है, और आपके पास बेसिक मीडियम में ये एनाइन में बदल जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास किसका सॉल्यूशन होगा, तो ये आपको अमीनो एसिड में ज़्वेटराइन देखने को मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 122 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। इसमें से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो काइटिन आपके पास पॉलीसेकेराइड है जिसकी मोनोमर यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होती है, होमोपॉलीमर है। इनुलिन भी आपका पॉलीसेकेराइड है, जिसकी मोनोमर यूनिट फ्रक्टोज होती है, इसी वजह से इसे हम फ्रक्टन कहते हैं। और ये डहेलिया के आपके रूट्स में स्टोरेज के तौर पर, फूड के स्टोरेज के तौर पर पाया जाता है। आपको डहेलिया स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च भी आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है। जो पॉलीसेकेराइड नहीं है वो ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा 123 का फर्स्ट। अगला पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है असर्शन में कि इन बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड एलियन डीएनए। जब हम आपके एलियन डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू द होस्ट सेल, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली बात गलत है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज अ वेक्टर। तो यहां पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, वायरस वगैरह भी यूज होते हैं, तो दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। और रीजन में लिखा हुआ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, वी यूज्ड प्लाज्मिड, हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस है उसका यूज करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज कर सकते हैं, और प्लांट्स में जीन गन, एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन जैसे मेथड का यूज कर सकते हैं। रीजन सही है, असर्शन गलत है। आपके पास असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अगला 125 क्वेश्चन कह रहा है हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कह रहे हैं कि मतलब आपके पास ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म है जो इंडेंजर और थ्रेटेंड मतलब कंडीशन में आ रही है, जिससे एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क है। इन द वाइल्ड नियर द फ्यूचर,
मतलब वाइल्ड नेचर में इसका नियर द फ्यूचर इसका बहुत सारा एक्सटिंक्शन का डर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट मेजर क्या अपनाना पड़ेगा। आप क्या करिए कि वहां से उसे हटाइए और उस जैसा माहौल को प्रोवाइड करके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दीजिए, और इस तरह के कंजर्वेशन को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा, इन सीटू नहीं होगा, और ऑफ साइट कंजर्वेशन भी इसी का नाम है। आंसर मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाला हार्मोन है, याद रखिएगा, जो पैनक्रियाज पर काम करेगा, है ना। तो आपके पास एक हो जाएगा फर्स्ट, फिर एस्ट्रोजन ओवरी से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4। कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये हो जाएगा 3rd। और पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी से निकलेगा, ये हो जाएगा 2nd। तो आपको फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, आंसर आपका सेकेंड बन जाएगा। 126 का सेकेंड आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो क्या कोडीन है, बिल्कुल है। आपको पता है कि ये मॉर्फिन एंड कोडीन आपके एल्कोलॉइड्स में आते हैं, ये किस में आएगा, एल्कोलॉइड्स में। ऐसे ही आपसे पूछा जाए एब्रेन, रिसिन और एब्रेन, तो रिसिन और एब्रेन आएंगे आपके पास टॉक्सिन में, किसमें आ जाएंगे बेटा, टॉक्सिन में आ जाएंगे, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड जैसे जो होंगे वो पिगमेंट में आ जाएंगे। तो ये सारे आपके पास क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लेकिन ये है सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल क्या होता है, सिंपल लिपिड, इसका आइडेंटिफिएबल रोल है बेटा, है ना। आप इसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ना बोलिए, ग्लिसरॉल कम्स अंडर प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे, ठीक है। अगला 128, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। आरबीसी को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आरबीसी की शेप सामने दी गई, तो राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होती है आरबीसी की, मैच्योर आरबीसी की। जबकि अगर मैं इमैच्योर आरबीसी की बात करूं तो राउंड एंड बाइकॉन्वेक्स होती। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप का है, बिल्कुल सही मैचिंग है, आप सेकंड लिखिए। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, ये भी मैचिंग बिल्कुल सही है, थर्ड हो जाएगा। कॉलमनार एपिथेलियल सेल जो होती है लॉन्ग एंड नैरो होती है, और इसका न्यूक्लियस नियर द बेस होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपका फर्स्ट बन गया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्सा। टेक्सा का मतलब ये होता है कि ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which associated फीचर, कुछ फीचर एसोसिएट करते हैं इसमें, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टेक्सा कहते हैं। इंसेक्टा भी आपके पास टेक्सा है, मोनेरा भी है, पोटैटो भी है। आपके पास कुछ फीचर इसे सुनने के बाद आपके पास दिमाग में अराइज हो रहे होंगे, आंसर ऑल हो जाएगा। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके दिमाग में आपके पास कोई फीचर एसोसिएट ना हो, तो ऐसे को हम कैटेगरी कह सकते हैं। लेकिन ऐसी कैटेगरी, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स जिसमें कुछ फीचर एसोसिएट होते हैं। इंसेक्टा नाम ऐसे ही नहीं है, इंसेक्टा के कुछ फीचर्स होते हैं, जॉइंटेड अपेंडिसेस, 3 पेयर्स, है ना, काइटनस, एक्सोस्केलेटन। ऐसे ही आपके पास मोनेरा की बात करी जाए तो मोनेरा आपके पास बैक्टीरिया का ग्रुप है, और कैसे बैक्टीरिया का ग्रुप है, यू बैक्टीरिया है उसमें, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है, मतलब उनके कुछ फीचर्स हैं। सेल वॉल होगी तो कैसी होगी, है ना, आपके पास न्यूट्रिशन करेगा तो किस तरह का करेगा, ये सब फीचर आपके पास आ जाएंगे। पोटैटो भी आपके पास फीचर के साथ है ना, तो ये सारे टेक्सा हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब सिम्बियोसिस, बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल और कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। लिखा हुआ है वन स्पीसीज इज हार्म्ड अदर इज अनअफेक्टेड, तो बात गलत है। अगर एक को नुकसान है और एक को कोई मतलब नहीं है तो ये एमेंसेलिज्म हो सकता है। आपके पास ये वाली बात सही है, बोथ पार्टीज जो होंगी वो बेनिफिशियल है। फिर आपके पास लिखा वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, एक को फायदा है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, और ऐसी अगर कंडीशन है तो ये कमेंसलिज्म की बात है ना।
वन स्पीसीज इज हार्म अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड। तो ये एक तरीके का +0 वाला कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बात आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आपका बनेगा सेकेंड, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल। क्लियर? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्वाटिक मैमल। एक्वाटिक मैमल की बात कर रहा है तो एक्वाटिक मैमल के एग्जाम्पल वेल है ही, सील्स भी है, सी काउ भी है, सारे के सारे एक्वाटिक मैमल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। 131 का ऑल हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच इन फाइनेंशियली बट पुअर इन डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बिल्कुल बात सही है। जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जिसे हम बोलते हैं, तो उनमें बायोडाइवर्सिटी कम है, ट्रेडिशनल नॉलेज कम है। उसमें मतलब जो है ना, उन्होंने मतलब जो है ना, जो भी आपके पास उन्होंने पैसा बनाया है वो अपने दिमाग का मशीनें बनाकर किया है, उनके पास रिसोर्सेस कम है, ट्रेडिशनल नॉलेज कम होगी। फिर लिखा हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज किससे रिलेटेड है, तो वो बायो रिसोर्सेज से, कैन एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कॉमर्शलाइजेशन। बिल्कुल बात सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और ये बात आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट अब बिल्कुल सही लग रहे हैं और आंसर 4 बन जाना है। अगला लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है। कौन सा मैच? इनकरेक्ट मैच। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स बिल्कुल सही है, बाइपोलर न्यूरॉन आपके पास रेटिना ऑफ आई बिल्कुल सही है, यूनिपोलर न्यूरॉन यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ये भी सही है, और फिर लिखा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जिसमें स्वान सेल एब्सेंट होती है, ये बात गलत है, चाहे माइलिन शीथ बने या ना बने स्वान सेल तो प्रेजेंट होती ही हैं। आंसर आपके पास 133 का 4। अगला 134 बताइए। 134 की बात की जाए तो लिखा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट, जैसे कुछ डैश डैश लिखा हुआ स्प्रेड न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई और न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहा है, जिसमें आपके पास जैसे ही आपके पास रूटेड हो जाता है ऑब्लिकली ग्रोन स्टेम, है ना, ओब्लिकली जो ब्रांच होती है वो आपके स्वाइल्ड हो गई, उसने नया निके बनाया, पुराने वाली पार्ट सूख गई। तो ऐसा काम आपको ग्रास और स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल स्टोलॉन का होगा, है ना। तो आपके पास पिस्टिया नहीं, मैंगो नहीं, आइकॉर्निया नहीं, जवाब आपके पास 3rd बन जाना है। आगे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। सर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो एडवर्स टाइम पर अपने मतलब जो ना अपनी ग्रोथ कर पाए, अपने नए इंडिविजुअल्स को बना पाए, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स रखते हो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हो, उसी ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन पोटैटो ट्यूबर होता है, बिल्कुल होता है, जमीन कंद भी होता है, जिंजर भी है, कोलोकेसिया भी है, टर्मरिक भी है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के। ठीक है बेटा, तो आंसर ऑल हो जाना है। आंसर 3rd बन जाएगा 135 का। 135 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 3rd। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैचिंग कौन सी है ये पूछ रहा हूं, तो बताइए। मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से आरएनए बनाने को हम क्या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं? बिल्कुल गलत। डीएनए से आरएनए बनाने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मेकिंग आरएनए टू डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ये बात सही है। फिर लिखा है मेकिंग डीएनए टू डीएनए ट्रांसलेशन कहलाता है, बिल्कुल गलत। इसे डीएनए से डीएनए बनाने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं बेटा। और मेकिंग आरएनए टू प्रोटीन, इसे रेप्लिकेशन नहीं कहते, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या हुआ? तो सही जवाब आपके पास 136 का 2nd होने वाला है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बता दो। लिखा हुआ है करेक्ट मैच आपको निकालना है। लैक्टोज, लैक्टोज पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा और उसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देगा। तो आपके पास ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज से आप इसे मिलाइए तो ए का फर्स्ट हो जाना है। जब भी हम फ्रांकोइस जैकब की बात करते हैं, जैकब एंड मोनर्ड ने मिलकर लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया, मतलब ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेरॉन?
तो हम कहेंगे कि ऐसे रेगुलेटर जीन जो कंट्रोल करे एक से ज्यादा mRNA या फिर मतलब एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन को, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन को कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर जीन, ऐसे कंट्रोल को हम ओपेरॉन कहते हैं। तो ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट गिवन बाय जैकब एंड मोनर्ड, जैकब जेनेटिसिस्ट थे, ये बात सही है। रिलीज फैक्टर, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी बात सही है। और मोनर्ड जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट है, ये भी बात सही। बिल्कुल मैचिंग सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर फर्स्ट बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट बन जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 138 क्वेश्चन लिखा हुआ, इन प्लांट्स ग्रोथ इज मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। कहते हैं वैसे तो ग्रोथ की बात करी जाए तो वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ मेन ग्रोथ होती है और वो सेल लेवल पर है। जब सेल कोई नहीं देख पाते तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ को इतना आसानी से नहीं देख सकते। तो उसके लिए कहते हैं कि ग्रोथ को अगर मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने पर, साइज के बढ़ने पर, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब के बढ़ने पर, सरफेस एरिया के बढ़ने पर, है ना, हाइट के बढ़ने पर, वॉल्यूम के बढ़ने पर, वेट के बढ़ने पर, सरफेस एरिया के बढ़ने पर, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ग्रोथ ही है। तो कह रहे हैं कि भैया डिफरेंट वैरायटी है ग्रोथ को मेजर करने के पैरामीटर है। और फिर लगा इन प्लांट्स ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीज फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर थर्ड बन जाना है। क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, क्या आप कर लोगे? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। मैमरी ग्लैंड मैमल्स में पाई जाएगी, कैमल एक मैमल है। फिर लिखा हुआ है एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन कर लेते हैं उन्हें होम्योथर्मस कहते हैं। होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वो आपके पास बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। वल्चर जो है बर्ड्स में आता है। स्किन विद प्लेकॉइड स्केल, आपके पास नॉन ग्लैंडुलर नॉन स्केल वाली स्किन पाई जाती, तो फ्रॉग में आपके पास प्लेकॉइड स्केल देखने को नहीं मिलते। वो तो प्लेकॉइड स्केल आपको कार्टिलेजिनस फिश में देखने को मिल जाते हैं। माउथ जो होते हैं लोकेटेड है वेंट्रली डॉग फिश में, क्योंकि डॉग फिश स्कॉलियोडॉन जो है वो आपके मरीन फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। तो आपके पास गलत जवाब क्या हो गया? थर्ड। 139 का थर्ड हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which example select the plant in which gametophyte are multicellular but not dominating stage। आप याद रखिएगा, चाहे एल्गी हो, ब्रायो हो, टेडो हो, जिम्नो हो या फिर एनजीओ, गैमेटोफाइट यूनिसेलुलर नहीं हुआ। गैमेटोफाइट के अंदर सेल के नंबर जरूर कम हुए हैं, और एंजियोस्पर्म में 2 या 3 सेल्ड गैमेटोसाइट आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलता है पोलन ग्रेन के फॉर्म में, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो अभी यूनिसेलुलर आपको गैमेटोफाइट देखने को नहीं मिला, तो सब में मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट तो है। बट अब ये सवाल आपको कह रहा है कि किसमें ये गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज में नहीं है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट को छोड़ दो, बाकी चाहे टेर्डो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो, इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेट नहीं करता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको यहां पर क्या करना है, एल्गी को और ब्रायोफाइट को छोड़ देना है। स्पाइरोगैरा एल्गी है तो भाई साहब इसमें डोमिनेट करेगा। आपके ग्रासिलेरिया एल्गी है, डोमिनेट करेगा। स्पैगनम ब्रायोफाइट है, डोमिनेट करेगा। मार्केंशिया भी ब्रायोफाइट है, डोमिनेट करेगा। यहां पर वॉलवॉक्स एल्गी है, डोमिनेट करेगा। स्लैजिनेला टेर्डोफाइट है, ये डोमिनेट, गैमेटोफाइट डोमिनेट नहीं करेगा। नॉट की बात कर रहे हैं ना, तो नॉट डोमिनेंट, तो एक ऑप्शन ये हो गया। एडियंटम भी आपके पास टेर्डोफाइट है, इक्विसिटम भी टेर्डोफाइट है। इसका मतलब 3 मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं है ना। स्पोरोफाइट आपके पास इसमें ज्यादा डोमिनेंट है, इसका मतलब ये डिप्लॉइड प्लांट है जिसे हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक कह सकते हैं। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन में होगा, 3 का ऑप्शन 3 ही देखने को मिल रहा है। आंसर थर्ड हो जाएगा 140 का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द टिश्यू या सेल विच आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें से कौन सा टिश्यू जो है वो बना हुआ है किसका? पैरेन्काइमा का। किसका? पैरेन्काइमा का। मीजोफिल सेल, मीजोफिल आपके पास पैरेन्काइमा का बटा हुआ है। डाइकॉट में ये पैलिसेड और स्पॉन्जी में बटा होता है, याद रखिए।
मेडुलरी रेज इन डाइकॉट स्टेम पैरेन्काइमा का है, कॉर्टिकल लेयर इन डाइकॉट स्टेम पैरेन्काइमा का है, एपिडर्मल सेल भी पैरेन्काइमा है, लेकिन हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। क्या होता है बेटा? स्क्लेरेन्काइमा। तो आपके पास ए बी सी डी सही है, और ए बी सी डी सही है, आंसर फर्स्ट बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। 141। अगला 142, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बता दो। देखें लिखा हुआ है कि भैया प्लैंकटन, प्लैंकटन वो मतलब जो है ना ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट पर। अगर वो प्लांट है तो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल है तो जू प्लैंक्टन, ये फर्स्ट हो जाएगा। प्रोटोजोन प्रिमिटिव रिलेटिव हैं किसके? एनिमल्स के। यूनिसेलुलर एनिमल हम बोलते हैं, तो प्रोटोजोन इसे हमने निकाल दिया है एनिमेलिया से और रख दिया है प्रोटिस्टा में। सेकेंड इसका सही है। स्पोर ऑफ द स्लाइम मोल्ड, उसमें ट्रू वॉल देखने को मिलती है क्योंकि एडवर्स कंडीशन में बनती है। और चौथा डाइकैरियोटिक स्टेज, आपको 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलेंगे, और ऐसा डाइकैरियोटिक स्टेज आपको देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये हो जाएगा 4। मैचिंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 142 का फर्स्ट हो जाएगा। अभी तक 2 मैचिंग है, पहला ही ऑप्शन है डायरेक्ट मैच कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आप इस फोटो को देखकर बताइए जो स्ट्रक्चर गिवन है ये स्ट्रक्चर किसकी है। तो स्ट्रक्चर को देखकर मुझे ये ट्रैकीड्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? ट्रैकीड्स। और वो भी कौन से ट्रैकीड्स? जाइलम ट्रैकीड्स। और ये जाइलम ट्रैकीड्स आपके पास किसका पार्ट हो गया? जाइलम ट्रैकीड्स इज द पार्ट ऑफ ट्रैकीड्स। सबसे पहले देखने को मिले इन द फर्स्ट टाइम देखने को मिले टेरिडो में, तभी हमने उसे फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कहा। ये ट्रैकीड्स आपको जिम्नो में भी देखने को मिल जाएंगे, और ये ट्रैकीड्स आपको एनजीओ में भी देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन छाट लो, उन सब में देखने को मिलेगा। साइकस, साइकस आपके पास जिम्नो है, देखने को मिल जाएगा। पाइनस जिम्नो है, देखने को मिल जाएगा। ब्रिंजल एनजीओ है, मिल जाएगा। इक्विसिटम टेरिडो है, मिल जाएगा। चाइना रोज आपके पास एनजीओ है, ये भी मिल जाएगा। आंसर ऑल हो जाएगा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा टेरिडोफाइट को हम फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कहते हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। और एडवांस ट्रैकियोफाइटा की बात करी जाए तो एडवांस ट्रैकियोफाइटा कौन होगा? तो एडवांस ट्रैकियोफाइटा होगा आपका एनजीओ। 143। अगला देखिए 144, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो भी किसके लिए? प्रोफेज 1 के लिए। पहला ऑप्शन लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है प्रोफेज 1 में? अरे नहीं भैया, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो तो आपके माइटोसिस के एनाफेज में देखने को मिलती है। गलत जवाब। फिर लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल, अपोजिट पोल पर जाएगा क्रोमैटिड, तो आपके पास ये भी एनाफेज की बात है, तो बात आपकी पास गलत हो गई। फॉर्मेशन ऑफ चियाजमेटा, ये चियाजमेटा का फॉर्मेशन आपको डिप्लोटीन में देखने को मिलेगा, और डिप्लोटीन इज द पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर आपको पैकाइटीन में देखने को मिल जाएगा, पैकाइटीन ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। और साइनेप्सिस आपको जाइगोटीन में देखने को मिलेगा, और जाइगोटीन भी प्रोफेज 1 का पार्ट है। तो इसका मतलब आपको पता है CDE जवाब होगा, आंसर फर्स्ट हो जाना है। क्या आपको समझ में आया है? आ गया होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन 144 के बाद 145, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई और उसकी डक्ट क्या बनाती हैं? भाई साहब, एल्वोलाई और उसकी डक्ट क्या बनाएंगी? वो बनाती हैं आपके पास रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बना रही हैं? रेस्पिरेटरी पार्ट। और रेस्पिरेटरी पार्ट को ही हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड। जबकि कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर आपके पास टर्मिनल ब्रोंकाई तक या ब्रोंकियोल्स तक, सॉरी, है ना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? आपकी हवा को फिल्टर करेगा, थर्मोरेगुलेट करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, है ना, ये सब काम करने का है।
146. In many cultures, tract of forest were set aside, and all the tree and wildlife within were venerated and given total protection. आपको पता है कि यही है आपके पास सैक्रेड ग्रुप्स. क्या है? सैक्रेड ग्रुप्स की बात करी जाए, और सैक्रेड ग्रुप्स आपके पास किस तरह के कंजर्वेशन में आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन में. इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं. तो ये जूलॉजिकल पार्क नहीं, टिश्यू कल्चर नहीं, सीड बैंक नहीं, आपके पास सैक्रेड ग्रुप एग्जांपल आ जाएगा. जैसे कि खासी एंड जयंतिया, अरावली हिल्स, है ना, चंदा एंड बस्तर, ये सब सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जांपल है. 147. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच. कॉकरोच के लिए आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है. लिखा हुआ है 2000. 2000 आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया सीन इन ईच आई. तो ये आपके पास ठीक है. लिखा हुआ है 14 से 16 एग आपके पास फर्टिलाइज एग देखने को मिलेंगे इन द ऊथिका. सही बात है. 1 पेयर मैक्सिला होता है, लेकिन 2 पेयर लैब्रम नहीं होता. लैब्रम आपके पास सिंगल होगा. ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4. अगला क्वेश्चन देख लो. 148. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन्स एल्सवेयर. कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एक पॉपुलेशन में थे, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं और चले गए हैं किसी गिवन टाइम पीरियड में. तो इसे हम क्या कहते हैं? जो छोड़कर चले गए हैं उन्हें हम कहते हैं ई माइग्रेंट्स, और ऐसे को हम कहते हैं ई माइग्रेशन. और अगर कोई इंडिविजुअल आ जाते तो उसे हम आई माइग्रेशन या इमिग्रेशन, इसे एमिग्रेशन बोल दो, उसे इमिग्रेशन बोल देंगे. ये आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट. छोड़ के चले गए. 149. Which one of the following hormones through synthesize elsewhere? कह रहे हैं कि कोई हार्मोन है जो सिंथेसाइज हो रहा है कहीं और स्टोर और रिलीज हो रहा है बाय द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पहली बात ये, मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को. क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरी अदर ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है. लेकिन मास्टर ग्लैंड भी कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा. तो हम इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड किसे बोल सकते हैं? हाइपोथैलेमस को. कहते हैं कि भैया ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो स्टोर और रिलीज होते हैं लेकिन बनते नहीं है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते, वो तो हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस, लेकिन वो एंड बल्ब ऑफ न्यूरॉन में भरे रहते हैं. तो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन यहां पर छांटना है. प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं, लेकिन याद रखें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर या फिर इनहिबिटिंग फैक्टर. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन जो होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. क्या है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी. तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? 149 का थर्ड. क्या हो जाएगा बेटा? 149 का हो जाना है थर्ड. अगला क्वेश्चन देखो. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है. मीजोफिल. मीजोफिल आपके पास पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है. रिंग में अरेंजमेंट, रिंग में अरेंजमेंट आपके पास वेस्कुलर बंडल का देखने को मिलेगा डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं, बड़े और छोटे में अरेंज होते हैं. छोटे बाहर होते हैं, बड़े अंदर होते हैं. ठीक है. आगे देखिए लिखा स्क्लेरेनकाइमेटस जो होगी हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ये बात भी सही है. आपके पास मैचिंग देख लीजिए, इसका मैचिंग ये फर्स्ट सही है, इसका सेकंड सही है, इसका थर्ड. और पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको एडेक्सियल सरफेस पर देखने को मिलेगी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एबेक्सियल पर देखने को मिल जाएगी. मैचिंग तो बिल्कुल सही है भाई. ये फर्स्ट सही है, ये सेकंड सही है, ये थर्ड सही है, ये फोर्थ सही है. बनाओ, आंसर फर्स्ट ही मिल रहा है. तो आज के पेपर में जितनी भी मैचिंग है वो आपके पास डायरेक्ट सामने लिखी हुई है, और उसका ऑप्शन भी कोइंसिडेंटली फर्स्ट ही है. ठीक है. तो आपका ये था पेपर
FST 44 हमने अपने सेशन के क्वेश्चन, अपने फिक्स क्वेश्चन कराए हैं 120, 150। आई होप आपको समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चन के लिए आप स्वागत करिए विक्रम सर का और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 44वां टेस्ट है, जो कि 19 मार्च 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में बढ़िया हुआ है। और पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने पढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक की जर्नी आपके साथ की। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 180 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोट्स ऑफ रेनवियर। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा था कि भाई एक सेल बॉडी होती है, उस पर ये डेंड्राइट लगा होता है और उसके नीचे से निकलता है एक्सॉन, और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ साइनेप्टिक नॉब बन जाता है। अब इसके बगल में एक कवरिंग निकल के आती है आपके जगह जगह पर, ऐसे यहाँ पर होते स्वान सेल होते हैं, ध्यान से देखिए, स्वान सेल यहाँ पे होते हैं जो कि माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। अब आपकी किताब में लिखा है कि जो ये माइलिन शीथ होती है कंटिन्यूस नहीं होती, जगह जगह एब्सेंट होती है, और इसी एब्सेंट वाली जगह को ही आपने क्या नाम दिया था, नोट्स ऑफ रेनवियर। तो इस बात से हमने ये सीखा कि एक्सॉन है, और एक्सॉन को इसको आप बोलते हो न्यूरिलेमा। एक्सॉन के सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा, और इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरिप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक, तो न्यूरिलेमा जो मुझे दिख रहा है वो तो कंटिन्यूअस दिख रहा है जगह जगह पे, लेकिन जगह जगह पे ये जो माइलिन शीथ है ये डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब नोट्स ऑफ रेनवियर वो जगह है जहाँ पर आपका जो माइलिन शीथ होती है, जो स्वान सेल बनाती है, वो जगह जगह पर डिसकंटिन्यूअस होती है। इसका मतलब बोथ डिसकंटिन्यूअस ये गलत है, न्यूरिलेमा ये भी गलत है, और कवर्ड बाय माइलिन शीथ ये गलत है, यही थर्ड वाला सही है। और एक बात और, चाहे माइलिन शीथ बनाए और चाहे माइलिनेटेड ना, दोनों प्रकार के फाइबर हो न्यूरॉन में, स्वान सेल दोनों में पाया जाता है। ये गलती कभी मत करिएगा कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं माइलिनेटेड फाइबर, उनमें स्वान सेल एब्सेंट नहीं, स्वान सेल दोनों में होता है। ठीक, चाहे माइलिनेटेड फाइबर हो चाहे ना, हाँ बनाती नहीं है वो अलग बात है। ठीक, तो थर्ड आंसर कुछ नहीं सर, ये क्वेश्चन को आपको निकालना ऐसे था कि जब आपने RQ का फॉर्मूला आपको याद था तो आपने पढ़ा था कि किसी रेस्पिरेटरी रिएक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व होता है, ठीक, इनका रेशियो होता है। इतना तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ऑल वैल्यू घटती है, और दोनों बराबर होते हैं तो एक आता है, ऊपर वाला बढ़ता है तो एक से ज़्यादा आता है। अब मेरे को पता है कि अगर फैट्स, प्रोटीन ये दोनों होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है, CO2 कम निकलती है, तो क्या बोलेंगे, RQ लेस देन 1, और कार्बोहाइड्रेट होगा तो 1 आता है, ऑर्गेनिक एसिड में 1 से ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब जब मैं RQ 1 बराबर 1 बोलूँगा तो क्या बोलूँगा कि नंबर ऑफ कंज्यूम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इवॉल्व CO2 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और जब मैं RQ 1 से कम बोलूँगा तो मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ कंज्यूम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। अगर ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा तो वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। तो ये एक्चुअल में RQ लेस देन 1 मोर देन 1 आप ज़माने से याद करते आए, उसी चीज़ को मैंने सेंटेंस बना के पूछा है कि क्या आपको एक्चुअल में पता है कि RQ लेस देन 1 मोर देन 1 एक इनफाइनाइट जीरो कैसे आता है। ठीक, और जब आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो उसमें CO2 तो निकल जाती है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो क्या समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। और लैक्टिक फर्मेंटेशन में जीरो आता है, CO2 होता ही नहीं, समझ गए। तो इससे हमने क्या सीखा कि किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या रेस्पिरेटरी अभिक्रिया में RQ 0 हो सकता है, यस, 1 से कम, यस, 1 से ज़्यादा, यस, 1 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, RQ कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर अब लिखा कि सेमिनल प्लाज्मा, आपको बताया गया था सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है जो कि आपके मेल एसेसरी ग्लैंड के द्वारा ये निर्मित होता है, जिन्हें सेमिनल साइकिल आता है, प्रोस्टेट आता है, और बल्बोरेथर यूरेथ्रा पैसेज होता है, याद रखिएगा। यूरेथ्रा क्या है, पैसेज है, और बल्बोरेथर ग्लैंड कितनी होती है, 1 पेयर, ठीक, और प्रोस्टेट 1 पेयर, और सेमिनल साइकिल भी 1 पेयर। और इसी सेमिनल प्लाज्मा से जब आपकी स्पर्म मिल जाता है
तो आप इसे सीमेन का नाम देते हो। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल से फीमेल में यही चीज़ ट्रांसफर होती है, सीमेन निकलता है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? पहला सही है, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ कहाँ है मेरा आंसर? सेकेंड। अब देखिए ये क्वेश्चन इस बात पे है कि क्या आपको पता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको वो किस प्रकार की सेल में डिफरेंशिएट होती है और कैसे वो मियोसिस में जाती है, कैसे माइटोसिस में। आपको मालूम है टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है जो कि डिप्लॉयड नेचर की होती है, ठीक, और ये लगातार अपना नंबर माइटोसिस से बढ़ाती है। अब आप कहोगे सर माइटोसिस से नंबर क्यों बढ़ाती है? क्योंकि आपको पता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उससे 2 बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा 4 स्पर्म, और एक मेल के एजुकेशन में 2 to 300 मिलियन आपके स्पर्म निकालने हैं, तो कम से कम 50 मिलियन तो इनकी भी संख्या होगी। तो इसीलिए भगवान ने माइटोसिस करा के पहले इनकी संख्या बढ़ाई। अब वो स्पर्मेटोगोनिया जिसे स्पर्म बनाना था वो डिफरेंशिएट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में, और इसमें होगा मियोसिस 1, जिससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें होगा मियोसिस 2, क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। ध्यान से देखिए प्रोसेस को, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्मेटोजोआ में, इसी को आप स्पर्म भी कह देते हो, प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब ये बाहर आएगा तो बोलेंगे स्पर्मिएशन। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो, ये डिवीज़न लिखा है, मैं यहाँ पर मियोसिस भी सपोज करूँगा और मैं माइटोसिस भी सपोज करूँगा, याद रखिएगा, ठीक। अब लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस, अब लिखा स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम, ये बात ठीक है क्योंकि डिप्लॉयड सेल है। ऑलवेज अंडरगो मियोसिस डिवीजन, ये गलत है भाई, ये कहाँ जाता है? माइटोसिस में जाता है, ठीक। और जब डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी में तो कहाँ जाता है? मियोसिस में जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस नहीं, जब मैं बोल दिया कि स्पर्मेटोगोनिया अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई तो वो मियोसिस में जा रही है, ना कि माइटोसिस में, तो ये भी गलत है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है, जहाँ पर डीएनए का अमाउंट आधा हो चुका है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो चुका है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और लिखा स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू, नहीं, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये गलत है। क्या आंसर आ गया? थर्ड। लिखा इंटेंशन लैक्टेटिंग, मतलब आपसे कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी एक बार हो जाती है, प्रेगनेंसी होने के बाद तो क्यों नहीं अगेन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है? क्यों? आपको मालूम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना हार्मोनल एक्शन के अंडर कंट्रोल में होता है। FSH LH जब निकलेगा तो आपके फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू होंगे, ओवुलेशन होगा, ऐसा होता नहीं। हाँ, अब प्रेगनेंसी हो गई, पार्टुरेशन भी हो गया, तो पार्टुरेशन के बाद आपकी 6 महीने की जो अवस्था होती है जिसे आप बोलते हो लैक्टेशनल एमेनेरिया, ठीक है, ये लैक्टेशनल एमेनेरिया एक प्रकार का नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शंस का। इन 6 महीनों में गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी सप्रेस रहती है। जब आपके पास FSH LH नहीं है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, गैमीट ही अवेलेबल नहीं है तो फर्दर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे? सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। हाइपर सिक्रीशन गलत है, सप्रेशन ऑफ गैमेटिन नहीं। अब गैमीट है ही नहीं तो गैमीट ट्रांसपोर्ट की आप बात कर नहीं सकते। कुछ बच्चे कहेंगे सर गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं, ये बात ये कहना चाहते हैं गैमीट तो है, हमने उसका ब्लॉकेज किया, गैमीट अवेलेबल नहीं, ओवुलेशन होता नहीं। और प्रमोशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल गलत, पहला आंसर। लिखा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP, कुछ नहीं सर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये कहता है कि पहले तो ये कुछ लीगल कंडीशन की वजह से हमारे देश में लीगलाइज हुआ। कब हुआ? 1971 में। और इसमें यह कहा गया कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए कि फीमेल बहुत ही बीमार है, बहुत कमज़ोर हो गई, किसी कारणवश कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई या कुछ हो जाए, फिजिकली वीक हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो ठीक ना हो सके, मदर को कोई बीमारी हो जाए, तो कुल मिला के अगर जान फीटल कंडीशन आ जाए तो आप MTP करा सकते हैं। और ये MTP आपके 2 तरीके से, एक आपकी इसकी किट आती है उससे कर सकते हैं, याद रखिएगा, और आपका सर्जिकल भी हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत है कि हमेशा सर्जिकल होगा, नहीं, ये मेडिसिनल भी हो सकता है, ठीक है, मेडिसिनल भी हो सकता है, ठीक। तो ये तो मुझे गलत दिख गया। अब थर्ड गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। MTP जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल 12 वीक के अंदर ही कराया जाता है। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। क्यों? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है
फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन को इम्प्लांट रोकने वाले, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन को रोकने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो गर्भ निरोधक, मतलब आपने प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब चूंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आप डेवलपिंग फीटस को रिमूव करने की बात कर रहे हो एमटीपी में, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की नहीं, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। और ये बात सही है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल से कराया जाना, ये नहीं कि किसी दुकान पे आप जाके करा लिए, ऐसा नहीं होता। तो पहला सही है और फोर्थ सही है, दैट इज थर्ड आंसर। लेकिन कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप कुछ नहीं, आपसे बताया गया था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात जब आप करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये कहा गया था इसमें एक होती है एन्यूप्लॉइडी और एक होती है पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक या दो के कंडीशन बढ़ेगा, 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2, 2n - 2, +2 की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे नल्लीसोमी, -2 बोले इसको बोलेंगे टेट्रासोमी, नल्लीसोमी, और 2n + 1 करेंगे तो ट्राइसोमी, 2n - मोनोसोमी। ठीक, तो ये एन्यूप्लॉइडी है, याद रखिएगा। और पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, कोई डिप्लॉइड है तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा या टेट्राप्लॉइड हो जाएगा या पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है, मतलब दो सोर्स हैं जीनोम के, वो मिक्स कर गए, एलो पॉलीप्लॉइडी। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी का वही स्पीसीज है, उसी में मैनिपुलेशन बढ़ जाए, मल्टीप्लाई कर, जैसे कि टैपिटम, जैसे कि एंडोस्पर्म, याद रखिएगा। और मोनोसोमी तो आपको पता है 2n - 1 इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। तो आंसर क्या आ गया, पहला। लिखा इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट देन डायरेक्टली। अब ये कहा गया कि भाई जब आप CO2 और H2O फोटोसिंथेसिस की बेसिक रॉ मटेरियल हैं, तो ये तो फोटोसिंथेसिस को एज ए फैक्टर प्रभावित करेगा ही करेगा। लेकिन ये लाइन ये कहना चाहती है कि इन कंपेरिजन टू दिस वाटर ज़्यादा प्रभावित करता है एज ए मीडियम। क्यों? क्योंकि जितनी भी बाकी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं आपके एक कोशिका के अंदर प्लांट के सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिज्म के मीडियम के लिए, तो वो तो सब वाटर के मीडियम में होती हैं। तो अगर वाटर एज ए मीडियम एंजाइमेटिक रिएक्शन ज़्यादा प्रभावित करेगा इन कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा। तो इस लाइन का मतलब ये सही है कि वाटर ही तो सबके लिए मीडियम है। अब लिखा ड्यू टू वाटर स्ट्रेस लीफ बिकम मुरझा जाती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वाटर का इफेक्ट एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, मतलब पूरे पौधे पर प्रभाव ज़्यादा है इन कंपेयर टू डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस एज ए रिएक्टेंट। क्योंकि भाई वाटर तो हर मीडियम है ना एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और मेटाबॉलिज्म लिविंगनेस के लिए, सर्वाइवल क्या जरूरी है। फोर्थ आंसर। अब एक कहा गया था कि जो जहां पर होता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अगर ज़्यादा पानी वाला है तो भाई अमोनिया, थोड़ा और कम तो यूरिया, और सबसे कम पानी वाला है तो यूरिक एसिड। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसके रिमूवल करने के लिए, शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो पहले से ही बहुत कम पानी वाले जगहों पर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा अडाप्टेशन कि पानी हमारे ही शरीर से ज़्यादा निकल जाए। तो इसका मतलब जो टेस्टेड अडाप्टेशन होता है वो यूरिया यूरिक एसिड निकालता है ताकि वाटर का कंजर्वेशन हो। तो लिखा है टेस्टेड अडाप्टेशन एनिमल स्कीट अमोनिया नहीं, गलत है। और एक्वेटिक अडाप्टेशन में यूरिक एसिड ये भी गलत है, याद रखिएगा, दोनों सेंटेंस गलत हैं। ठीक है, तो सबसे टॉक्सिक होता है अमोनिया, और उसके बाद यूरिया, और उसके बाद यूरिक एसिड, और यही ऑर्डर है इनके रिमूवल का, पानी की रिक्वायर्ड का। सबसे ज़्यादा पानी अमोनिया में चाहिए, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। क्या आंसर आ गया, पहला। फिर लिखा विद द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। आपको मालूम था कि AUG एक कोडॉन है, इसके डुअल फंक्शन है। भाई ये तो इनिशिएटर कोडॉन है, और चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, कोडॉन स्पेसिफिक होता है, नियरली यूनिवर्सल है, इसलिए दोनों में है, याद रखिएगा। और कोड्स फॉर मेथियोनिन इनिशियल कोडॉन, और चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, कोडॉन तो स्पेसिफिक है, याद रखिएगा, और यूनिवर्सल है नियरली। फोर्थ आंसर। लिखा विद द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ RNA। अब RNA में भी तीन चीज़ें होती हैं। पहला एक हो गया mRNA, और एक हो गया tRNA, और एक होता है rRNA। ठीक, इन तीनों के अलग अलग काम है। अब देखिए ध्यान से, लिखा है इट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA। ये mRNA के लिए लिखा हुआ है। लिखा इट कैसे, ये tRNA के लिए लिखा हुआ है, और ये लिखा है कंपोनेंट, हाँ rRNA के लिखा हुआ। इसका मतलब ये सभी के सभी सेंटेंस RNA के लिए सही है। फोर्थ आंसर। कुछ नहीं सर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पूछो। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन के लिए निकाला गया न्यूमेरिकल था।
याद रखिएगा। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स में उन्होंने पॉपुलेशन में वेरिएशन इन चीज़ों को उतना महत्ता दी ही नहीं थी, ये बात याद रखिएगा। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के निकाला जाता है कि एक पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील ये है, रेसिव ये है। अब बायोमेट्रिक का तो कोई मतलब नहीं है, तो पंचिंग और मॉलिकुलर जेनेटिक्स में तो आप डीएनए और आरएनए लेवल पे बात करते हैं ना, एलील लेवल पे तो बात ही नहीं करते। पहला आंसर लिखा वी पैरिटी। ये कहा गया कोई कैरेक्टर तभी एडवांस माना जाता है जब वो खुद के सर्वाइवल को बढ़ाए, एक्सट्रीम कंडीशन में भी और नॉर्मल सिचुएशन में भी, और अपने आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल को बेटर करे। आपको मालूम है वी पैरिटी, जो लोग ओवी पैरस होते हैं अपने अंडे की सुरक्षित जगह पे दे दिए, अब अंडे को दिन भर तो देख नहीं पाएंगे, ठीक, क्योंकि उन्हें खुद सर्वाइव करने के लिए खाने के लिए कहीं ना कहीं फॉरेजिंग एक्टिविटी जाना है, तो अंडा उतना सुरक्षित नहीं रहेगा बाहर, कोई खा ले गया, या चिड़िया घोंसले में कोई बंदर खा गया, कोई कुछ खा गया। लेकिन आप देखिए कि जो विविपैरिटी होती है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपने अंदर डेवलपिंग हो रहे बच्चे को या डेवलपिंग फीटस को, उसके सर्वाइवल को न्यूट्रिशन देता है और पूरे कंट्रोल में होता है। इसीलिए विविपैरिटी जो है ज़्यादा एडवांस मानी गई है, और ये मैमल का करेक्टर है, क्योंकि मैमल सबसे एडवांस हैं, ठीक। और बहुत सारे ऐसे भी एनिमल अदर नॉन मैमल्स हैं जिनमें ये चीज़ पाई जाती है, जैसे कि स्कॉर्पियन, जैसे कि डॉग फिश, जैसे कि वुचरेरिया, जैसे कि वाइपर, इनमें भी पाया। तो यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न लीडिंग टू सर्वाइवल। बिल्कुल सर्वाइवल बढ़ाता है। लिखा कि मैग्नेट, आपको बताया गया था कि ट्यूमर दो प्रकार के थे, ठीक। एक आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर था, ठीक, और एक आपका बेनाइन ट्यूमर था। सपोज दैट बॉडी की कोई एक जगह है जहाँ पर एक ट्यूमर हुआ, ये यहीं पर बना रहे बेनाइन ट्यूमर, और यहाँ प्रोलिफरेट करके जगह जगह पूरे बॉडी में घूमता चला जाए, तो इसको बोलेंगे मैग्नेंट ट्यूमर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये ज़्यादा खतरनाक है। पूछो क्यों? मेरी उंगली में कोई कैंसर हुआ, मान लो मैंने डायग्नोज कर लिया कि मुझे कैंसर है, मैंने उंगली काट के हटा दी। मेरे हाथ में कैंसर, मैं हाथ काट के हटा दिया। अब मान लो हाथ का कैंसर पैर में चला जाए तो मुझे पैर भी काटना पड़ जाएगा। हाथ का कैंसर मेरे कंधे में चला तो उसे भी काट के निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा खतरनाक, इसी को बोलते हैं मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, डरावनी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। याद रखिएगा, ठीक, ये खतरनाक है। और दूसरी मेटाजेनेसिस, तो आपने कहाँ पढ़ा था सर? ओबेलिया में पढ़ा था, जो ये बताता था कि एक डिप्लॉयड फेज दूसरे डिप्लॉयड फेज से अल्टरनेट करता है एक टाइम पे। ये पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है, याद रखिएगा। और टेराटोजेनेसिस क्या आपको मालूम है कि मदर के अंदर विविपैरिटी, ह्यूमन मदर के अंदर जो डेवलपिंग फीटस होता है, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अगर उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किसी केमिकल या किसी एजेंट की वजह से एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो इस एबनॉर्मलिटी या मल एक्टिविटी, मतलब डेवलपमेंट के मल फॉर्मेशन होने, कुछ अजीब चीज़ें, मतलब जो डेवलपमेंट होना था वो ठीक से ना हो, तो इसी को बोलते हैं टेराटोजेनेसिस। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मलिटीज बोलेंगे डेवलपिंग फीटस के अंदर। और इसी को कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटी बोलते हैं, ये जन्मजात रहेगी बीमारी, कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और जो एजेंट इस टेराटोजेनेसिस के लिए होते हैं उन्हें बोलते हैं टेराटोजेन। तो टेराटोजेन क्या है? नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करने वाले एजेंट होते हैं। और माइटोसिस तो आप सब जानते ही हैं। सेकेंड आंसर लिखा एंजियोस्पर्म में, जैसे आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कुछ दिन भी हो सकती है, महीना भी हो सकती है, वैसे ही सीड की वायबिलिटी महीनों हो सकती है, हजारों हो सकती है। हजारों का डेटा आपकी किताब में लिखा ही है। एक है ल्यूपिनस आर्क्टिकस और दूसरा लिखा फॉनिस डेक्टाइलिफेरा, 2000 साल 10,000 साल। और महीने तो होते ही हैं बहुत सारे सीड्स के, आपको पता ही है। फिर लिखा फाइकस का, जो आप एक बड़ा बरगद पेड़ देखते हैं, लेकिन जो वो डेवलप होता है बहुत ही छोटे सीड से डेवलप होता है। किताब में लाइन लिखी, ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही टीनी सीड से डेवलप होता है। और वैसे बरगद पीपल का पेड़ बीज तो आपने देखा है छोटे होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और फाइकस क्या चीज़ है सर? फाइकस एक जीनस है, याद रखिएगा, फाइकस जीनस है। और फाइकस बेंगालेंसिस, याद रखिएगा, फाइकस बेंगालेंसिस, इसे बोलते हैं बनियाइन ट्री, ठीक। और फाइकस रिलीजियोनेसा, इसको बोलते हैं पीपल। तो बरगद और पीपल एक जीनस के दो अलग अलग स्पीसीज हैं, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया? सेकेंड, पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर लिखा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाया था? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक प्रकार का एनएरोबिक बैक्टीरिया है, पहली बात। और ये क्या प्रोड्यूस करता है सर? मिथेन, इसीलिए इसको मिथेनोजेनिक। और ये स्वैम्पी एरिया में होता है, ये मार्सी एरिया में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बायोगैस प्लांट में था ही, गोबर गैस प्लांट था ही, और रूमेन ऑफ कैटल में था ही। तो ये फ्लोक्स में, क्यों? फ्लोक्स में एरोबिक बैक्टीरिया होता है और क्या होता है? फंजाई होता है।
यहाँ ये नहीं होता है, ठीक है, थर्ड आंसर। फिर लिखा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ठीक है, कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा था, तो इसके अंदर ही एक डिफेंस डेवलप हुआ, डिफेंस इसके अगेंस्ट, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करके ख़त्म कर दिया, डीनेचर्ड कर दिया, ठीक है, जिससे अपने आप को बचा लेगा। तो डिफेंस था। तो प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय होस्ट बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। और आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है, और ये किसको कट करता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। फोर्थ आंसर। लिखा भाई तो फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग। आपको मालूम था कि पीसीआर में जो पॉपुलैरिटी आई वो इस वजह से आई कि इतने हाई टेम्परेचर पर कैसे हम डीएनए का फॉर्मेशन कर ले जाएं, उसके लिए एक पॉलीमरेज डेवलप हुआ, टैग पॉलीमरेज। तो इसी की वजह से ये थर्मोस्टेबल की वजह से पॉपुलराइज हुआ था। ये सस्ता डीऑक्सीराइबो इसके वजह से नहीं, हाँ हैं अवेलेबल अलग बात है, लेकिन पॉपुलैरिटी इसके वजह से मिली थी, याद रखिएगा। सिंथेटिक प्राइमर नहीं होगा, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट नहीं होगा, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर, इन्हीं की वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली थी। फिर लिखा प्रोटॉक्सिन। आपको पता है इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, ये कौन बनाता है सर? ये बीटी जीन बनाती है। और ये कौन सा आपको पता है? बैक्टीरिया बनाता है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया को खुद नहीं नुकसान करता क्योंकि इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। और एल्कलाइन पीएच पर इंसेक्ट के गट में ये चेंज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसको से ख़त्म करता है, याद रखिएगा। इनएक्टिव टॉक्सिन है, और एक्टिव टॉक्सिन था नहीं, और डीनेचर्ड होगा नहीं, क्योंकि डीनेचर्ड होगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। डीनेचर्ड होगा तो किसी मतलब का नहीं होगा, फिर टॉक्सिन काहे का। और लिखा टॉक्सिन प्रोड्यूस प्रोटोजोआ नहीं बैक्टीरिया। फोर्थ आंसर। अब लिखा गोल्डन राइस तो आप जमाने से याद करते आ रहे हैं, वही ट्रांसजेनिक राइस हैविंग बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब होता है पूर्व लग्न, आगे चल के यही इसमें बदल जाएगा। फिर लिखा वेराइटी ऑफ राइस ग्रोइंग नहीं, चाइना रिवर से कोई मतलब नहीं, और येलो कलर से कोई मतलब नहीं। और लिखा वाइल्ड वेराइटी है येलो कलर के, नो। ये गोल्डन राइस का मतलब ये है कि बीटा कैरोटीन के लिए जीन थी, और इसने नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी को दूर करने के लिए था ये। अब देखिए ये डायग्राम आपको, देखो ये जो है ये पॉलिनेशन कर रहा है, ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये पॉलिनेशन कर रहा है, और किसको कर रहा है? फिग फ्लावर को। तो क्या बोलेंगे? फिग फ्लावर पॉइंट बाय वेस्ट, और बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि ये इसको डेवलपिंग अंडे इसके लार्वा को खाने के लिए इसके पॉलिनेशन वगैरह मिलते हैं, और रहने के लिए स्पेस मिलता है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ये मेल बी है, याद रखिए ये मेल बी है। और इस पेटल को, वन पेटल, याद रखिएगा वन पेटल, इस वन पेटल को ये मेल भी फीमेल समझ के आ रहा है, ठीक है, और आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। और सेक्सुअल डिसिट जो है वो इसकी तरफ से आता है। सेक्सुअल डिसिट कौन करता है? ये आपका प्लांट करता है, और स्यूडो कॉपुलेशन मेल करता है। तो मेल समझ के आ रहा है फीमेल के पास, और जब ये जाता है एक फ्लावर दूसरे फ्लावर, तो इसके पैरों में पॉलिनेशन चपकते हैं, तो उससे पॉलिनेशन होता है। तो ऑर्किड ये बिल्कुल से दोनों बेनिफिशियल हैं। फोर्थ आंसर, ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर है। लिखा विद द फॉलोइंग इज नॉट ए काज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 काज बताए गए थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और क्या बताया गया था? फ्रेगमेंटेशन, तो एक तो ठीक है। और इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज बिल्कुल सही है। आपने देखा था कि नाइल पर्च के आने के कारण जो चिचलिस फिश थी वो 200 से ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो गई थी, ठीक। और आइकोनिया क्रेसिपस की वो टेरा ऑफ बंगाल था। लिखा कीपिंग एनिमल नहीं, ये तो आप कंजर्वेशन कर रहे हो, ये आप कंजर्वेशन कर रहे हो, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को प्रमोशन मिलेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो ये गलत है। फिर लिखा ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल सही है। और इससे कौन खत्म हुआ था? पैसेंजर पिजन, ठीक है, थर्ड आंसर। फिर लिखा विद फॉलोइंग नॉट ए प्रोड्यूसर। जवाब नॉट ए प्रोड्यूसर, नॉन क्लोरोफिलस हो, नॉन फोटोसिंथेटिक हो, तो वो लोग आपके प्रोड्यूसर नहीं होंगे, याद रखिएगा। और फंजाई तो भाई हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये प्रोड्यूसर होगा ही नहीं, ठीक। स्पाइरो वगैरह आपको पता है ग्रीन एल्गी है, वॉल्वा ग्रीन एल्गी और नॉस्टा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब के सब फोटोसिंथेटिक है। अपना भोजन ऑर्गेनिक फूड सिंथेसिस नहीं होगा। अब देखिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, या तो हेट्रोट्रॉफ होंगे, और हेट्रोट्रॉफ में भी एक टाइप होती है पैरासाइट्स, ठीक, और एक होती है सेप्रोफाइट्स, ठीक। तो जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं मृतोपजीवी, और हेट्रोट्रॉफ वो दोनों सही हैं, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड। ऑटोट्रॉफ क्यों डिकम्पोज होने लगे?
और कीमो ऑटोट्रॉफ से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब जो चीज़ों को डिकम्पोज करें जो एज ए हेटेरोट्रॉफ हो, ये दोनों ऑटोट्रॉफ कभी नहीं होंगे। सेकेंड एंड थर्ड, द रेजिडुअल पर्सन, ये कहा गया था कि जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, तो हमें मालूम है कि आपके दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जुड़ता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, और एक आपका एक सेल से एक स्पर्म जुड़ता है तो जाइगोट बन जाता है। ठीक, ये तो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना है। लेकिन कभी कभी और जितने भी आपके ओव्यूल के पार्ट होते हैं, जैसे न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, ये सब के सब सीड में कन्वर्ट होते हैं नए नए स्ट्रक्चर में। जो इंटेगुमेंट है वो सीड कवर्ड बन जाएगा। अब न्यूसिलस आपका खत्म हो जाएगा, तो अब न्यूसिलस क्या होता है, कभी कभी बचा रहता है, इसको बोलते हैं रेमिनेंट्स। कुछ सीड्स में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, तो कभी कभी न्यूसिलस पूरा का पूरा बचा रहता है और इसे हम नए नाम के जानते हैं, दैट इज पेरिस्पर्म। तो सर पेरिस्पर्म क्या है, ये मॉडिफाइड न्यूसिलस है या रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस है। अब न्यूसिलस अगर 2n है तो ये भी 2n है। न्यूसिलस में फूड रिजर्व था तो इसमें फूड रिजर्व था, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, न्यूसिलस। लिखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोलेंगे, सटन। हालांकि सटन एंड बावेरी होता तो भी सही होता, लेकिन नई इंसाइड में देखिए उन्होंने सटन लिखा हुआ है, सटन बावेरी होता दोनों सही होता, तब भी सही होता। ठीक, थॉमस मॉर्गन ने भाई ड्रोसोफिला पे काम किया और इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पे काम किया। ग्रेगर मेंडल तो भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स है ही, और रॉबर्ट वॉन ने न्यूक्लियस की खोज की। सेकंड आंसर लिखा एक्रोसोमल। आपको मालूम था कि आपने स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा हो तो यहाँ पर एक एक्रोसोम था जो आपके गोल्गी बॉडी ने बनाया था। ठीक, गोल्गी बॉडी ने, और यही एक्रोसोम जब ओवम के लेयर को टच करता जोना पैलिडा को, तो एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे सेल्स ऑफ कोना रेडिएटा पैक्ड हो जाती हैं, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है। तो क्या बोलेंगे, इट्स कांटेक्ट विद जोना पैलिडा ऑफ द ओवा, यही एक्रोसोमल, और ये आपके इसको पंचर करके पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, याद रखिएगा। रिएक्शन विद इन द यूट्रस, नहीं ये नहीं है, और रिएक्शन विद द इपिडन ये भी नहीं है, और एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस नहीं, ये नहीं। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम जाता है ओवा क्या जोना लेयर को पंचर करता है और उस पर इंटर करता है, जैसे इसको टच करता है ओवा के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने के लिए सारे सेल्स ऑफ कोना क्या होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म को। फर्स्ट आंसर लिखा पैथोजेनेट्री। याद करिए कि नॉर्मल पीबीआर नॉर्मल प्लाज्मिड में कोई रेजिस्टेंस नहीं था इकोलाई के अंदर। ठीक, इकोलाई के अंदर, याद रखिएगा। और इस इकोलाई के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया और इसके अंदर क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एम्पार या टेटार कह सकते हैं। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस याद करिए कि हार्वर्ड बोयर ने साल्मोनेला टाइफोमुरियम के नेटिव प्लाजिड में कहीं और से एंटीबायोटिक जीन लाके डाली थी, तो साल में टाइफोमुरियम एंटीबायोटिक हो गया था। तो आप बोलेंगे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इन चेंज ऑफ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड में ही चेंज करके एंटीबायोटिक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो रेजिस्टेंस बन जाए। सेकेंड आंसर। अब देखिए ये तो ज़माने से आप करते आए कि अगर ए जितना होगा उतना टी होगा। भाई हमको तो ए 30% दिख रहा है तो थायमिन भी 30%, और अगर हमको दिख रहा है सी 20% तो ग्वानिन भी 20%। कुछ नहीं सर, तो थायमिन कितना 30%, ग्वानिन कितना 20%। सेकेंड आंसर कुछ नहीं सर, एडेनिन अगर 30% तो थायमिन 30%, साइटोसिन 20% तो ग्वानिन 20%। सेकेंड आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पहला डायग्राम तो आप पहचान गए सर, ये पेट्रोमाइजॉन का है और ये साइक्लोस्टोमेटा का सस है। और याद करिए वर्टिब्रेटा को सबसे पहले दो डिवीजन में बांटा गया, ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा। तो ये एग्नेथा का जिनके पास जबड़े नहीं हैं। और आप देखिए जब कार्डेटा को डिवाइड किया गया 3 फाइलम सब फाइलम में, तो पहला यूरोकार्डेटा था, ठीक, दूसरा सिफेलोकार्डेटा था और उसके बाद वर्टिब्रेटा। तो ये यूरोकार्डेटा है, उसी का मेंबर है ये, ठीक है, एसिडिया। तो ये पाइसेस नहीं है भाई, याद रखिए। पाइसेस तो आप वर्टिब्रेट के बाद बोलेंगे और उसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा के बाद बोलेंगे, पाइसेस नहीं है। अब ये कहा गया कि वर्टिब्रेटा को दो डिवाइड किया गया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया,
सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइस में कॉन्डिथिज, ऑस्टिकथिज, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल। तो ये आपका एम्फीबिया है तो टेट्रापोडा है। वैसे भी देखिए 2 पैर इधर 2 पैर इधर, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब दिख रहा है। और भाई ये भी 2 लिम्ब वाले हैं, 2 पैर लिम्ब, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब। हाँ ये मैमल है तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इनके अंदर होगा ही। तो क्या आंसर आ गया गलत में? सेकंड आंसर। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है और आगे भी हम लोग इस तरह से पेपर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।